में 300 क्वेश्चन है, उसका पहला वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन लाए हैं, काफ़ी मेहनत हुआ है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। अच्छे से देखिए, सारे एग्ज़ाम के लिए है। फ़िलहाल आरआरबी एनटीपीसी में आएगा, ठीक है। फिर अभी तो लगातार वैकेंसी ही वैकेंसी है, तो अच्छे से देखिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि गार्जियन कौन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ, मतलब गार्जियन कौन है हमारे संविधान का। तो कौन सा है ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, तो ये बेसिकली कोई भी मैटर अगर फंस जाता है, जो कि लगता है पब्लिक को कि अब यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ पास हो जाता है संसद में, है ना, पार्लियामेंट में पास हो जाता है, और लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप PIL डाल सकते हैं, है ना, पब्लिक लिटिगेशन डाल सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, है ना। कोई भी समाज सेवक पहुंच सकता है, कोई सोसाइटी पहुंच सकता है, और वहाँ पे उसको चैलेंज कर सकता है। पहला बात। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा बात क्या है कि कोई भी चीज़ अगर वर्डिक्ट होता है ना, आम जन को लेके, तो वो वर्डिक्ट जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है, ठीक है ना। कानून बनाना ज़रूर काम है इसका। पार्लियामेंट में डिबेट होके जो भी रूल रेगुलेशन बनता है, जो भी पॉलिसी बनता है, वो तो ठीक है, बट पॉलिसी को फॉलो करवाना और पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करवाना वो सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कौन से साल में वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो ये 1878 में हुआ था। 1878 में हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट पास मतलब क्या था कि अपने लैंग्वेज में ही पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रपोजल था, ठीक है। तो वर्नाकुलर एक्ट पास जो है 1878 में पास हुआ था, ठीक है। कौन पास किया था, तो लॉर्ड लिट्टन, ठीक है ना, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन। इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दिए थे ये, और इंडियन लैंग्वेज को सप्रेस करने में का काम ये किए थे, है ना। तो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। काम क्या था, तो इंडियन लैंग्वेज को सप्रेस करने का काम किया गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये तो रटा हुआ है 8 राज्य से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। 8 स्टेट से होकर गुजरता है। आर्टिकल 324 संविधान के किस, मतलब आर्टिकल 324 क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किए, तो इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि इस साल क्या है, चुनाव है। स्टेट असेंबली का बात कर रहे हैं, बिहार स्टेट असेंबली का चुनाव है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान जाए कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है। तो 324 में इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ये बताता है इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, चुनाव को कंडक्ट करवाना, ठीक है। स्टेट असेंबली हो या नेशनल लेवल का चुनाव हो, यानी एक साथ जो भी स्टेट का 28 के स्टेट है, यूटी है, सबका चुनाव करवाना, ठीक है ना। इसका इलेक्शन कमीशन का काम होता है, और ये सब सारा चीज़ कहाँ दिया हुआ है, तो 324 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सबसे पहले सांसद कौन बने थे, जो भारतीय थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले गए थे। तो ये कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। 1892 ईस्वी में MP बने थे सॉरी, 1892 ईस्वी में MP बने थे। कहाँ से, तो फिन्सबरी सेंट्रल से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, हम लोग को याद रखना है कि पहली बार MP के रूप में दादा भाई नेहरू जी सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और कहाँ गए थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे। अभी तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखे, जिसमें वर्नाकुलर एक्ट पास कब हुआ, तो 1878 में पास हुआ। भारत कितने स्टेट से गुजरता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है, तो 8 राज्य से गुजरता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 324 के तहत आता है।
ठीक है। फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में पॉलिसी बनाने में, या फिर कुछ अगर लगा कि नहीं ये रूल नहीं होना चाहिए फिर भी पास हो गया संसद में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको गार्ड करता है, बचाता है। तो अभी तक हम लोग इतना बात हम लोग जाने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये तो सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कोई पूछेगा तो कब हुआ था, 1914 से 1918। तृतीय कब हुआ था, तो अब लग रहा है ऐसा सिनारियो हो रहा है कि हो सकता है, फिलहाल अभी हुआ नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। और कौन लॉन्च किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे। वर्ल्ड वार सेकंड उस समय चल रहा था, है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1914 से 18 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इंडिया जो है अंडरस्टूड, इंडिया को समझ लिया गया था कि इंडिया साथ देगा। यानी हम लोग जो गुलाम देश थे वो ब्रिटिश समझ लिया था कि इंडिया साथ देगा। लेकिन 1939 से 1945 में बहुत बड़ा विरोध हुआ। गांधी जी बोले नहीं, हम लोग साथ नहीं देंगे, कुछ कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, तो ये मजोली में है। और मजोली कहाँ है, तो असम में। ये काफ़ी आता है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, दुनिया का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो बेसिकली कहाँ पे है, तो असम में है। क्या नाम है, तो मजोली नाम है। कहाँ पे स्थित है, तो असम में, ठीक है ना। तो ऐसे इसको ध्यान रख लीजिए कि मजोली मजे में है ना। मजोली आइलैंड जो है बड़ा रिवर आइलैंड है, मजे में है, और फिलहाल कहाँ है, तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ को डील करता है, ठीक है ना। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन क्या है, तो 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन क्या है, तो 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है। यानी कौन से संविधान में दल बदल विरोधी कानून जो है लिखा हुआ है, तो 10वें शेड्यूल में लिखा गया है। शेड्यूल ही पूछता है, इसलिए शेड्यूल ही बता रहे हैं, ठीक है। 10वां शेड्यूल में हुआ था, ये 10वां शेड्यूल में है, मेंशन है। और ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था, तो 52वां अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है ना। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी हम लोग जो गुलाम देश के जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है ना। लॉर्ड, याद रहेगा, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन बोल रहे हैं, ये जलियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला टर्म है कि ज्योग्राफी वर्ड को कौन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, कौन क्वाइन किया, तो इरेटोस्थनीज। कौन किया था, इरेटोस्थनीज किया था, ठीक है ना। इरेटोस्थनीज ये भी पूछता है, ज्योग्राफी वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये ग्रीक स्कॉलर थे और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता था। तो कोई पूछेगा तो क्या याद रखेंगे, इरेटोस्थनीज। फंडामेंटल ड्यूटी को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, ठीक है, ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, है ना। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक आता है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है, ये पूछता है। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं आपको लग रहा है तो आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा, लूप में सुन भी लीजिएगा,
ठीक है, समझ में आया? किसी को लगे कि कोई डाटा मिसमैच है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम कुमुद्स एकेडमी का है वहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं पीडीएफ को लेने के लिए। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1757 में। ऑलरेडी हम बहुत सारे सेट में इसको बता चुके हैं। सॉरी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और प्लासी कहाँ पे है? प्लासी एक मैदान है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना, मेदिनीपुर के पास। विच गैस इज मोस्ट एबेंडेंट इन द एटमोसफेयर? कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये पता ही होगा, 78% नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, 78%। पहली फीमेल गवर्नर इंडियन स्टेट की कौन थी? तो यूपी से सरोजिनी नायडू क्या थी? पहली फीमेल गवर्नर थी, ठीक है, यूपी के सरोजिनी नायडू। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री तो सबको याद है कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और गृह मंत्री भी इन्हीं के पास में था, होम पोर्टफोलियो भी इन्हीं के पास में था। पहले भारत के गृह मंत्री और पहले भारत के उप प्रधानमंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेशनल इंटीग्रिटी डे इन्हीं के नाम से बनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है ना, ठीक है। वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड? भारत का सबसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो बैरन आइलैंड में है, बैरन आइलैंड में है। इंडिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? तो बैरन आइलैंड में है। ये कहाँ है? तो ये अंडमान सी में लोकेटेड है ना, अंडमान सी में लोकेटेड है बैरन आइलैंड। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? तो 6 साल का टर्म होता है राज्यसभा मेंबर का, और प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और फिर 1/3 का हायरिंग होता है। तो 6 साल का है ना, 6 साल का। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में होम रूल मूवमेंट कौन चलाया था? तो एनी बेसेंट चलाई थी। कौन चलाई थी? एनी बेसेंट चलाई थी। क्या? तो 1916 में लॉन्च हुआ था सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो होम रूल मूवमेंट सबसे पहले कौन स्टार्ट किया? तो एनी बेसेंट 1916 में। विच रिवर को, कौन सा रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, गोदावरी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत लोग गोदावरी और कावेरी दोनों मानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में दोनों में से एक एब्सेंट रहेगा, ठीक है, तो गोदावरी, लेकिन दोनों ऑप्शन हो सकता है। नेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी फॉर्म इन इंडिया? पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है इंडिया में? तो अंडमान निकोबार आइलैंड, जो यूटी बना था 1956 में, 1956 में। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल, यानी फंडामेंटल जो अधिकार है, राइट है, वो किस पार्ट में है? तो पार्ट 3 में है। कौन से पार्ट में रखेंगे हम उसको? 3 में रखेंगे। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक क्या होता है? फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा किया गया। पहला जो पानीपत का युद्ध था वो कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में। तीसरा कब हुआ था? तो 1761 में, ठीक है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। कौन, कितना एड्रेस क्या है, लैटिट्यूड क्या है जो कि इंडिया के मिडिल से पास करता है? तो 23 डिग्री 50 मिनट, है ना, 23 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी पढ़े भी कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन सा स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है? तो ये गुजरात का है। अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर समुद्र के किनारे बचा हुआ है। आपको पता है कि भारत के मैप में वेस्ट के साइड ये ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये जो पूरा साइड है ये अरेबियन सी है,
ठीक है ना, और ये पूरा साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये कोस्टल लाइन उसको बोलते हैं जो समुद्र के किनारे बसा हुआ होता है ना। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत आता है, तो हम लोग इसके पहले इलेक्शन कमीशन वाला पढ़े थे, तो 324 आर्टिकल था, याद है ना, ठीक है 324। और अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़े तो ये 324 था, चूँकि इस बताए थे कि इस साल चुनाव होने वाला है। नेशनल इमरजेंसी पूछेगा ना तो 352, क्या याद रखेंगे, 352, ठीक है ना। 352 याद रखिएगा, ये ईसी है, इलेक्शन कमीशन, और ये नेशनल इमरजेंसी एनई है ना, नेशनल इमरजेंसी। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाया था, तो ये तो पता ही होगा कौन बनाया था। स्टार्ट करने वाले थे मोहन सिंह, तो इनका नाम मोहन सिंह आएगा, लेकिन पॉपुलर जो हुआ वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना, स्टार्ट किए थे, बट पॉपुलर कौन किए, तो आंसर तो इसका मोहन सिंह ही होगा। सुभाष चंद्र बोस फिर इसको क्या किए, आगे लेके गए। किस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि चट्टान को प्राथमिक चट्टान, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी रॉक कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, इग्नियस है ना, इग्नियस है ना, इग्नियस रॉक को प्राइमरी चट्टान कहा जाता है, जो कि मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। पहले स्पीकर कौन थे, लोकसभा के पहले स्पीकर, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो जी वी मावलंकर है ना, जी वी मावलंकर है ना, क्या नाम बोलेंगे, जी वी मावलंकर, ठीक है ना। पहला जो स्पीकर बने थे 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल था। जी वी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर इन द टेन्योर ऑफ 1952 टू 1956 है ना। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, तो 1950 में, फॉर विच डेट, 26 जैन 1950 इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल, तो बंगाल का सोरो जो है किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, कोसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस पार्ट में आता है, तो 36 से 51, अभी शायद रिपीटेड हो गया, और ये बेसिकली पार्ट 4 में आता है। कौन इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल में, तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त वाला जो काम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंडिया के लिए अच्छा काम किए थे ये, यानी उस समय भारत के लोगों के लिए अच्छा काम ये किए थे। 1793 में ये इंट्रोड्यूस किए थे एक कॉन्सेप्ट जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। तो पूछेगा आपसे कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कौन सा स्टेट को 5 रिवर का जो है 5 नदियों का भूमि कहा जाता है ना, विच स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर, तो नन अदर देन पंजाब है ना, पंजाब याद रहेगा, पंजाब नाम से ही क्लियर है, पंजाब है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो ये बेसिकली कौन है, बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है ना। सुंदरवन का डेल्टा जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे कभी मौका मिले तो आप घूमने भी जा सकते हैं। पानी कहाँ पे गिरता है सबका, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। सॉरी। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर राज्यसभा मेंबर, तो राज्यसभा मेंबर के लिए जो एज है
लोकसभा के लिए याद रखिएगा 25 साल, यानी आप का एज अगर 25 साल हो गया है तो आप एमपी बनने के लायक हैं, ठीक है ना। अगर आपका एज 30 साल हो गया है तो आप क्या करेंगे, राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। ये एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, ये राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका 35 साल हो गया है तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट। अब देख लीजिए आपको क्या बनना है। और पीएम भी बनने के लिए एज, अगर कोई एमपी बन गया तो वो पीएम भी हो सकता है, बशर्ते हो कि उसको सब लीडर मान ले, ठीक है ना। तो एज लिमिट कोई पूछेगा आपसे राज्यसभा के मेंबर का तो वो है कितना साल, तो 30 साल। एक बुक आया था जिस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू उस बुक को लिखे थे। तो ये भी पूछता है आपसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो जब वो जेल में अपना दिन काट रहे थे ना, तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का बुक लिखे थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वो रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया व्हेन ही वाज इन जेल। भारत के मरुस्थल का नाम बताइए, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन वगैरह दिया होगा। तो मरुस्थल में आपको भी पता है राजस्थान में एक थार डिजर्ट है, उसी का नाम है, ठीक है। जान के वन लाइनर लिए हैं कि समय आप लोग का बचेगा और अच्छा भी रिवीजन हो जाएगा। कहता है कि पार्लियामेंट कहाँ पे स्थित है, बीच बीच में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सेट में भी यही होता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन का सेट आया, जिसमें से 5-6 आसान क्वेश्चन रहेगा, फिर 7-8 मॉडरेट टाइप का रहेगा, फिर आपका 4-5 डिफ़िकल्ट टाइप का रहेगा। इसी तरह का सेट रहता है, बाकी आपके भाग्य पे है। तो न्यू दिल्ली में है। कहता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। सॉरी हु आर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सी राजा गोपालाचारी, है ना, सी राजा गोपालाचारी। द डीपेस्ट लैंड ट्रेंच इन इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत का सबसे गहरी स्थल, है ना, डीपेस्ट लैंड ट्रेंच इन इंडिया कौन सा है। तो ये जो है दून वैली है। कौन सा है, दून वैली, है ना। डीपेस्ट लैंड ट्रेंच इन इंडिया दून वैली है। कौन सा है, दून वैली, है ना, दून वैली। मनी बिल को इंट्रोड्यूस कब किया गया, यानी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, मनी बिल जो है ये हमेशा सबसे पहले लोकसभा में आएगा, है ना। राज्यसभा में कोई भी जो बिल होता है ना, वो डिबेट डिस्कशन पहले लोअर हाउस में, जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे होता है। फिर 14-15 का टाइम, 14-15 दिन के अंदर वो राज्यसभा के अंदर जाता है और सबका एसेंट डिस्कशन राज्यसभा में, उस पर भी डिस्कशन होता है। उस कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर रहते हैं उसको डिबेट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो फिर फाइनल हो के जाता है, फिर वो राष्ट्रपति उन पर साइन करते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 110 में ये सब बात बताया गया है कि मनी बिल को, यानी आपसे पूछ सकता है कि मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, तो बोलेंगे 110 में, ठीक है ना, 1110 में। अभी तक इस सेट में 4-5 आर्टिकल हम लोग पढ़ लिए, एक बार फिर से बता देते हैं। 324 जो है इलेक्शन कमीशन है। 351 क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है ना। और उसके बाद अभी लोकसभा में जो मनी बिल है, सॉरी 351 बोले, 352 ना, नेशनल इमरजेंसी 352, हाँ। फिर अभी जो है आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये सब है। कौन जो है बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये बता देते हैं। देखिए, पहली बात कि ऑप्शन 4-5-4 होगा, देख रहे हैं ना, सब में किसी में सी लिखा है, किसी में डी। तो ये हम हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या लाए हैं, वन लाइनर टाइप का बनाया है, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन में जो होगा उसके अनुसार से ये आंसर होगा। तो यंग बंगाल आंदोलन को स्टार्ट करने वाले जो थे ये हेनरी लुइस थे। कौन थे, हेनरी
लुइस, इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, है ना, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, हेनरी सॉरी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ठीक है। कहता है कि नेम द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो अमरकंटक से कौन सा नदी निकलती है, नर्मदा, ठीक है। और ये कहाँ पे जाती है, तो अरेबियन सी में जाती है ना। तो कौन सा नदी अमरकंटक रिवर से निकलती है, तो नर्मदा। सिर्फ नर्मदा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन चूँकि नहीं है, नर्मदा याद रखिएगा, है ना, ऐसे नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। कौन सा माउंटेन रेंज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ इंडिया, कहता है भारत की रीढ़ कहे जाने वाले, है ना, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडिया, भारत की रीढ़ कहे जाने वाली पर्वत वाला कौन सा है, तो ये है बेसिकली विंध्या रेंज, है ना, विंध्या रेंज। ये क्या करता है, नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करता है। कौन सा है, विंध्या रेंज, है ना, विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्या रेंज, ठीक है। कहते हैं कौन सा अमेंडमेंट है जो वोटिंग राइट को 21 साल से 18 साल में कर दिया गया है। तो 1989 ईस्वी में एक अमेंडमेंट हुआ था, जो अमेंडमेंट का जो सीरियल था वो 61वां था, और 61 अमेंडमेंट के तहत जो कब हुआ था, 1989 को, ठीक है ना, 1989 को 1989 में ये अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें एज वोटिंग का जो एज होता है 18 साल कर दिया गया था। तो 61st अमेंडमेंट याद रखिएगा। सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करने वाले कौन थे, तो नन अदर देन आवर हीरो महात्मा गांधी, है ना, 1930 में दांडी मार्च किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो ये बेसिकली HP यानी हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे है, तो सतलज रिवर। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, तो भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, तो ये सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में। पहली विमेन कौन है, खासकर भारतीय, मतलब पहली भारतीय कौन है जो स्पेस में गई थी, तो कल्पना चावला, हम लोग की स्पेस के मामले में सबसे फेवरेट कल्पना चावला, ठीक है। तो भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है कल्पना चावला थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट क्वेश्चन कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में है। 1851 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1851 में, ठीक है, 1851 इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट था, ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरीके का अभी 250 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि एकदम मेरे समझ से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उसको बनाने में अच्छा मेहनत लगा है। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन लड़ाएगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन लड़ाएगा। एक और बात बोलना था, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है, मेरा उस तरह का फंडा नहीं रहता है कि बहुत बोलें, और उतना माहौल भी नहीं बनाते हैं, पढ़ाई के वक्त से पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट भी था कि अगर जिन लोगों को मैथ रीजनिंग का 1-to-1 क्लास करना है, ठीक है ना, तो रात में बैच चलता है, आप एडमिशन लेके यहाँ पे क्लास भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो नहीं आता है उसका, बट क्लास कर सकते हैं, ठीक है। SSC CGL, SSC CHSCL, फिर बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका भी क्लास होता है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आप फिल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेट था,
दूसरा सेट फिर कल लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपका ही साल है, आपका ही दिन है, ठीक है, और आराम से होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका साल, आपका दिन, आपका किस्मत का ताला खुलेगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल रहिए, ठीक है, और डरिए मत। ज़िंदगी में सबसे बड़ा बैरियर डर होता है। अगर डर, आप किसी चीज़ से डर गए, वो चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, तो आपका फिर बॉडी और हार्ट का जो तालमेल होता है ना, वो गड़बड़ा जाता है, फिर आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम आप लोग से, जितने भी मेरे व्यूअर हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट रहते हैं, हम सबको यही बोलते हैं, डरो मत। अगर डरोगे तो फिर वहीं पे आप 70% मैच हार चुके हो, 30% ही आप फिर जा रहे हो, ठीक है ना। तो एक डरा हुआ इंसान सिर्फ मरा हुआ ही होता है। मेरा अपना थ्योरी है, एक डरा हुआ इंसान सिर्फ मरा हुआ ही होता है। और किसी काम को करना है ना, तो करना है, फिर ज़्यादा सोचने का नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।